देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, साइफर प्री प्लान ड्रामा था जिसे सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। ऐसा कहना है आजम खान स्वाति का, जो कि इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान है। उन्होंने ये बात की है। साथ ही आजम खान ने एतराफ़ी बयान भी रिकॉर्ड करा दिया है। ज़रा ये बताते हैं कि इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बयान रिकॉर्ड कराते हुए साइफर को एक सोची समझी साजिश करार दिया है। दूसरी जानिब हुक्म इम्तना तो पहले ही खत्म हो चुका है और साइफर को के मामले पर तहकीकात की इजाजत भी एफआईए को मिली हुई है। साथ ही साथ असद उमर ने पीटीआई रहनुमाओं के इमरान खान को साइफर देर से मिलने के झूठे दावे का भी भांडा फोड़ दिया है। दूसरी जानिब अब बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि साइफर पर जो झूठी खबरें फैलाई गई जिसका मकसद सियासी फायदा उठाना था खाली, क्या वाकई ऐसा है, ये सवाल है। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला इस पे कहते हैं कि जी इमरान खान को गिरफ्तार करके साइफर बरामद करना जरूरी है। आज सहाफियों ने उनसे प्रेसर में पूछा भी कि साइफर है कहाँ, तो कहते हैं वो तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के पास है और उनको गिरफ्तार करके और उनसे वसूली भी करनी है इसकी। अब वो कैसे करेगी हुकूमत, ये तो हुकूमत ही बता सकती है। दूसरी जानिब इसी सब मामले पे आजम खान के साइफर से मुतालिक बयान हल्फी पर चेयरमैन पीटीआई के वकील का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका कहना है कि अमरीकी सफीर डोनाल्ड लू ने जनरल बाजवा के लिए पैगाम भेजा कि पीटीआई हुकूमत को चलता करें। ये वकील शेर अफजल मरवत कहते हैं जी। साथ ही साथ आजम खान के साइफर से मुतालिक की जो बात है उसके ऊपर अब मुख्तलिफ बयानात पीटीआई की तरफ से भी आना शुरू हो गए हैं। वो इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई जो है वो ऐसा है, और अगर ऐसा है तो अब चूंकि अगर एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड हो चुका है तो वो कब मंजर आम पर आएगा। ये वो सारे सवालात हैं जो इससे रिलेटेड है। दूसरी जानिब जी 9 मई के वाक़े के ऊपर, सारे 9 मई पर बिलाशुबा हमले संगीन हैं, चीफ जस्टिस का कहना है। ऐसे हमले कभी नहीं हुए लेकिन ट्रायल मुनसिफाना होना चाहिए और 9 और 23 मई को सोचे समझे मंसूबे के तहत हमले किए गए। मुजाहिरीन ने कोर्ट कमांडर हाउस के अंदर मस्जिद पर भी हमले किया। ये अटॉर्नी जनरल का बयान था, लेकिन चीफ जस्टिस कहते हैं ठीक है हुए हैं लेकिन मुनसिफाना फैसले होंगे। मुनसिफाना फैसलों का क्या नतीजा आ सकता है, ये भी सवाल है। दूसरी जानिब खातून जज धमकी केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अदालत में खड़े होकर माफी भी मांग ली है और उन्होंने कहा है कि मैंने रद्द-ए-अमल में जोश खिताबत में कानूनी कार्रवाई करने का कहा था, अगर मैंने लाइन क्रॉस की है तो माफी मांगता हूँ। आज उन्होंने माफी मांग ली है। इसके अलावा साबिक वजीर आला परवेज इलाही को भी अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। नजरबंदी अदालत में चैलेंज की गई है। ये वो सारे मामला थे जिस पे बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट बात, और वो ये है कि जी अब जो हुकूमत का टाइम पूरा होने का मामला है और उसके ऊपर जो नई हुकूमत टेक्नोक्रेट्स की आनी है, यानी कि जो निगरान सेटअप आना है, उस पर सियासतदान कितने ज़्यादा एक पेज पर है, ये बहुत बड़ा सवाल है। वजीर आजम कौन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। दिन आखिरी हद है, इलेक्शन 60 या 70 दिन में, 90 दिन में कब होने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि ऑलरेडी कुछ जगहों पे तो 90 दिन की मुदत खत्म हो चुकी है, तो ये जो आईनी और टेक्निकल मामलात हैं इसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ जहां एक तरफ ये मामला है, वहीं पर नया कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान और IMF की मजीद अहम शराइत भी सामने आ गई हैं। ये भी हमें देखना होगा। कल हमारे प्रोग्राम में ये बात हुई थी, मुजम्मिल असलम साहब बात कर रहे थे कि जी जो अब नई शराइतें हैं वो देखनी कि वो किस तरीके से होंगी, ये बहुत ज़रूरी है। 7 सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात के लिए तरमीम पर मुत्तफिक हो गई हैं, ये भी हम देखेंगे, सब पे बात करेंगे जी। मेरे साथ पैनल में सबसे पहले मेहमान मौजूद हैं जी, उनकी तरफ मैं जाऊंगी। मेरे साथ मौजूद है सैयद हसन मुर्तज़ा साहब हैं, सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, आपको खुशामदीद कहती हूँ। और साथ ही शेख रोहेल असगर साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे, मुशीबा वज़ीर आज़म हैं, उनकी तरफ भी जाऊँगी। और मुझे जी स्टूडियो में हमने ज्वाइन करना है मुझे जावेद अहमद शतारी साहब ने, जो कि नायब सदर है सुप्रीम कोर्ट बार के, उनसे भी फिर मैं बात करूंगी।
लेकिन मैं भी सबसे पहले शेख रुहेल असगर साहब की तरफ जा रही हूँ जी, जो कि ये जो पॉलिटिकल मामला है इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है हुकूमत का भी टेक लेना। शेख रुहेल असगर साहब बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। शेख रुहेल असगर साहब सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी, ये इंतखाबात के मामले पर क्या अब तक सो फार डिसाइड हो चुका है कि जी हुकूमत ने जो असम्बलियाँ तहलील करनी, स्पेशली वफाकी जो असम्बली, कौमी असम्बली की अगर हम बात करें तो क्या वहाँ पे एक मुत्तफिक राय से डिसीजन हो चुका है? क्योंकि कल तक जराए बता रहे थे जी कि 8 अगस्त का मामला है, लेकिन फिर मरीम औरंगजेब साहबा ने कहा नहीं अभी तो डिसीजन होना है। तो इस सारे मामले पे क्या अब तक मुस्लिम लीग नून किस तरह से इसको देख रही हो, और जो सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात के तरमीम पर मुत्तफिक हुई हैं उस मामले में मैं चाहूंगी थोड़ी सी अपनी ब्रीफ अगर आप कर दें तो वो भी अच्छा हो जाएगा जी। कोई अगर कसर रह गई तो वो भी पूरी कर ले, मुझे तो कोई खबर नहीं आई। आपने कहा क्या, अगर कुछ मुझसे पूछते हैं तो कहें आवाज। जी रुहेल असगर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही हमें, थोड़ी सी रुहेल असगर साहब की आवाज मुझे आपकी नहीं आ रही, मेरी आपको नहीं आ रही, तो अच्छा अब आपको मेरी, अब मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? बस आ रही है, लेकिन थोड़ी ऊंची आ जाए तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हाँ जी, अच्छा अब ठीक है? अब ठीक है, आप फरमाइए क्या कहना चाहते हैं। मेरा सवाल सबसे पहले तो ये है कि इंतखाबात के हवाले से जो कि अभी डिसीजन हो रहा है या डिसाइड हो रहा है इस हवाले से कि जी इंतखाबी इस्लाहात के लिए तरमीम पर मुत्तफिक है, वो कौन सी तरमीम है और इसमें मुस्लिम लीग नून कैसे देख रही है? जी देखिए, मैं आपको एक गुजारिश करूं, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई कि हम इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं। अभी चंद दिन की बात है, आपके सामने आ जाएगी बात के बिफोर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर होगा या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर होगा। अगर बिफोर होता है, अगर पहले होता है तो फिर उसके बाद 90 दिन होगा। अगर आप पूरा टेन्योर करते हैं तो फिर 2 महीने होगा, जिससे ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं आप। तो इसमें मेरे ख्याल में अभी बहुत जल्दी है। एक बात तो ये मैं आपको गुजारिश करूँ। दूसरी बात ये है कि जितने भी डिसीजन होंगे वो चूंकि क्लीन गवर्नमेंट है, इसमें वो अकेले किसी की एक की हुकूमत नहीं है, और जब तक ये सब जो अकाबरीन है वो बैठ के मिल के तय करेंगे कि कब ये इंतखाबात कब होंगे, कौन सी इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। ये तो अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक अपोजिशन जो लीडर है उनका भी एक बड़ा वाइटल रोल है इसमें, टू डिसाइड इंटरिम गवर्नमेंट। तो जब ये मीटिंग होगी तो मेरे छुपी नहीं रह सकती, और जब ये डिसाइड होगा तो वो भी आपके सामने आ जाएगा। मेरे ख्याल में इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं है। हुकूमत या हुकूमत के अलाइज, हुकूमत मैं नहीं कह सकता कि जितने अलाइज हैं उसमें इस किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या होना है, जब भी होगा पीडीएम बैठेगी, पीपल्स पार्टी बैठेगी और डिसीजन हो जाएगा, वो सबके सामने आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा, दुनिया को पता चल जाएगा इस बात का। अभी अच्छा, तो मेरे ख्याल में, मैं आपको गुजारिश कर दूं, अभी मेरे ख्याल में हुकूमत का जो तवज्जो है वो है आपके इकॉनमी क्राइसिस से उससे निकलने। तो आपने उससे काबू पा लिया, और बाकी जो आप जी। अच्छा शेख साहब एक चीज और भी बताइएगा, ये सारी सिचुएशन में जो हम सुन रहे थे कि हमें पता चल रही थी कि जी पहले वो जो दुबई बैठकों में फैसले हुए, उसके बाद 2 बड़ों के फैसले बैठक हुई, यानी कि ज़दाई साहब की, शहबाज शरीफ साहब की लाहौर में, और उसके बाद 8 अगस्त के ऊपर मुत्तफिक हो रही थी राय। लेकिन वो मरीम औरंगजेब साहबा ने भी कल कहा कि नहीं जी अब इट्स नॉट फाइनलाइज येट। तो उसमें भी हमें कितना टाइम अभी है कि इसको, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बहुत टाइम है, लेकिन 8 अगस्त जो मतलब आईनी और टेक्निकली अगर देखा जाए, कानूनी जो माहिरीन बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट तो हम उस फेस में ही होंगे, और आज 19 जुलाई हो चुकी है, खत्म हो गई है, तो इट्स बिन लाइक 10, 12, 15 डेज रह गए जी। तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, वो तो एक दिन पहले भी डिसाइड हो जाएगा, उसमें कौन सा फर्क? अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है मेरे ख्याल में, तो कुछ नहीं हुआ जी। अच्छा, और एक और चीज भी बताइएगा शेख साहब, क्योंकि ऑफ कोर्स आप बड़े अपने रूट्स है आपकी अपनी पार्टी में, ये तो बता दीजिए कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं इस सारी सिचुएशन में? बिल्कुल आएंगे इलेक्शन में। ये आप खातर जमा रखिए कि इलेक्शन कैंपेन मियां नवाज शरीफ साहब ही चलाएंगे पाकिस्तान में बैठ के। ये बात मैं आपको तय करके बता देता हूँ, आप पाकिस्तान इसका फैसला नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकती, कोई फैसला नहीं कर सकता। ये फैसला मियां साहब करेंगे, उनके वालिद करेंगे, कब उनको यहाँ पे आना। देखिए मैं आप अर्ज कर दूं कि मियां साहब आएंगे तो उनको ये पता है कि अगर मामलात कोर्ट में बाहर जाएंगे तो हर तकलीफ तो उठानी पड़ेगी। तो ये सारी चीजों का उनको इल्म है।
तो इन सबको सामने रखते हुए फैसला करेंगे कि उन्होंने क्या करना है, क्योंकि उनकी सियासी जमात को तो उनकी जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि पाकिस्तान के अवाम ही नहीं, दुनिया के लोग, दुनिया के ममालिक भी उन पर बड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस करते हैं, जिसकी आपने अभी जिंदा मिसाल देखी है। आपने देखा आपके साथ रवैया क्या हो गया, आपने सऊदी अरब का रवैया देखा क्या हो गया ना, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ के रवैये बिल्कुल चेंज होते जाते हैं। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि ख्याल नहीं है बल्कि मैं तो ये आपको कह रहा हूँ कि वो इलेक्शन कैंपेन में मियां नवाज शरीफ साहब फ्रंट लाइन पे होंगे और वो अपनी कैंपेन को चला रहे होंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है शेख रज़ा साहब, ये भी बताएगा कि मियां साहब अब सेहतमंद हैं, अब उनकी बेहतर है हालत, क्योंकि चूंकि वो दुबई में भी रिसेंट उन्होंने सियासी मुलाकातें और बैठकें की हैं, तो डेफिनेट सी बात है अब जो पाकिस्तान आने का मामला है वो सेहत से तो नहीं इन लिंक लगता, वो तो अब टेक्निकली जो केसेस हैं उसकी वजह से लगता है। जी, मैं आपको गुजारिश करूं, बिल्कुल उससे लिंक करता है। इसलिए लिंक करता है, मैंने आपको मेरे ख्याल में अभी मैंने आपको अर्ज किया है कि वहां जब आएंगे यहाँ पे तो जरूरी नहीं है कि बड़े वो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में होंगे। अगर फर्ज कीजिए कोर्ट उनको डिसाइड नहीं करती है, कोर्ट ये कहती है कि नहीं आपको रिलीफ लेने से पहले आपको वापस जेल जाना होगा, तो फिर वो तकलीफें तो उठानी पड़ेंगी। क्या उनकी जो बीमारी है या उनकी जो बॉडी है क्या इस चीज की मुकम्मल हो सकती है? और वो जो आप बात कर रही है दुबई और सऊदी अरब, देखे खुले एनवायरनमेंट में जहाँ वहाँ पे आप बिल्कुल ओपनली फिरते हो, तो अगर खुदा न खास्ता आपकी तबीयत खराब होती है तो आपके मौलेज आपके पास मौजूद होते हैं जो आपको क्या कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो बिल्कुल उस मामला होगा ना। अच्छा ठीक हो गया, ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुशीबा वज़ीर आज़म जी बात हुई थी, कह रहे हैं कि बिल्कुल आएंगे, नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे इलेक्शन कैंपेन, सो ऑफ कोर्स पीपल आर इन वेटिंग ऑफ इट एंड पीपल रियली वांट्स टू सी इट कि वाकई उनके लीडर आए और मुस्लिम लीग नून के कारकुन तान तो बड़ी देर से जिसको कहते हैं नॉट देर, बड़ी देर से जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि जो उनके लीडर उनके कायद उनके दरमियान कब होंगे। और जेल की सख्तियाँ की जहाँ बात की वापस आके, तो सवाल तो अगैन फिर ये कि वो तो वज़ीर ख़जाना जो मौजूद हैं वो भी एक एब्सकॉन्डर थे, तो वो वापस आके जेल नहीं गए एंड ही इज़ आउट एंड ही इज़ नाउ आवर फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल रिस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर। सो दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन कि जी क्या वाकई आके नवाज शरीफ साहब को भी जेल जाना पड़ेगा या वो बाहर आके अपनी लीड कर सकेंगे कैंपेन और चला सकेंगे? दिस इज़ अ $1 मिलियन क्वेश्चन। इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन एंड मूविंग टुवर्ड्स जी हसन मुर्दा साहब की तरफ जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। हसन भाई, सबसे पहले तो जरा बात कर लेते हैं, साइफर प्री प्लान ड्रामा था जिसे सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। आजम खान साहब ने इतराफी बयान भी रिकॉर्ड कराया है, कैसे देखते हैं आप लोग? और ऑफ कोर्स आप हुकूमत में हैं, अब इसको कैसे ट्रीट करेंगे? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं इमरान साहब को गिरफ्तार करके साइफर बरामद करना जरूरी है, तो ये करेगा कौन? क्वेश्चन इज दिस। देखें रिदा, शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। गुजारिश ये है कि हम तो ये कहते हैं कि ये शख्स झूठ बोलता है, इस शख्स ने नौजवानों को गुमराह किया, इसमें बेचारे जो बेघर लोग थे उनको घरों का झांसा देकर इसने उनको गुमराह किया। इसको 2018 के अंदर ये बड़ा लाडला था, इसको इसकी पॉलिटिकल पार्टी बना दी गई। हमेशा इसको ना जो है वो शॉर्ट पिच गेंदें मिलती रही और ये छक्के लगाता रहा। लेकिन इस बंदे का जो एजेंडा है वो इतना खतरनाक है, उसमें इसने बैरूनी जो फंडिंग ली, गैर ममनुआ फंडिंग ली, ममनुआ फंडिंग ली, वो सारा कुछ ये बैरूनी एजेंडे पे करने के लिए लेता रहा। और ये इसने कश्मीर का कितनी सफाई के साथ सौदा कर दिया, इसने किस तरह से इसराइल के साथ जो इसकी पिछले दिनों जो बढ़ती हुई पींकें थी वो सारों ने देखी। इसने 9 मई को जो पाकिस्तान का एक सलामती का इदारा है, हमें उनमें कई लोगों के साथ इख्तलाफ होगा, मुझे ज़ाती तौर पे भी एस्टेब्लिशमेंट की जो सियासी मदाखलत है उस
पर मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम उस इदारे पे चढ़ाई कर दें जो अपनी जानें कुर्बान कर रहा है इस मुल्क की सलामती के लिए, जिसके शहीद हैं, जिसके नौजवान जो हैं नौजवानी की उम्र में शहीद हो जाते हैं। तो ये किस तरह से, किसको खुश करने के लिए, किसके एजेंडे पे वो सारा कुछ करता रहा। और ये तो कुदरत है जो आहिस्ता आहिस्ता इसको बेनकाब कर रही है। कभी ईडी साहब इसको बेनकाब करते हैं, कभी डॉक्टर इसरार अहमद, मुफ्ती सईद साहब इसे बेनकाब करते हैं, कभी आजम खान। अब आजम खान क्या, अगर वो इसे बेनकाब करे तो इससे ज्यादा और इसके घर का आदमी कौन होगा जो इस मुल्क की वजारत उज़्मा चलाता रहा, जिसने इसको इसके अपने करीबी दोस्तों से दूर कर दिया। जहांगीर तरीन जैसे इसके दोस्त, उनसे उनको किस चालाकी से उसने वज़ीर आज़म हाउस से फारिग करवाया। तो ये सारा कुछ जो है ये कुदरत कर रही है और इस पे हुकूमत वक्त को नोटिस लेना चाहिए, हुकूमत वक्त को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। अगर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि उससे साइफर बरामद करने की जरूरत है या उसकी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है तो वो करें ना। आप वो किसी हमने तो करनी नहीं है, मैं यही कह रही हूँ उन्होंने नहीं हसन करनी मुर्तजा है। भाई। भाई मैं यही कह रही हूँ, एक बात बताइए ना कि अभी 1 साल हो गया हुकूमत को, खान साहब के खिलाफ इतने केसेस भी चल गए, हर किस्म का केस उनके हवाले से इस वक्त तो कोर्ट में नज़र आता है, चाहे वो उनकी निजी ज़ाती लाइफ का मामला हो, निकाह का, चाहे वो फॉरेन फंडिंग का मामला हो, चाहे वो अब 9 मई का वाक़यात हो, चाहे वो ये साइफर वाला मामला हो, चाहे जो है वो तोशाखाना वाला मामला हो, देयर नंबर ऑफ केसेस, और फिर अब वो ट्रस्ट वाला मामला हो, लाइक नेम इट, जिसको कहते हैं ना, कोई केस मेरे ख्याल से बचा नहीं होगा जो नहीं है। तो मौजूदा हुकूमत तो कह रही है कि जी ही इज़ रॉन्ग, ही इज़ नॉट गुड, ही इज़ करप्ट, एवरीथिंग, लाइक उनके ऊपर हर किस्म का केस है और उनको जो है वो जेल में होना चाहिए और उनको अरेस्ट होना चाहिए। तो ये अब हुकूमत क्यों नहीं कर पा रही है, इससे भी कहती क्यों रहती है, मतलब कोई अमलन कोई हमें वो नज़र नहीं आ रही। जिस तरह की वो जो उस दिन 9 में से पहले जो अरेस्टमेंट हुई वो भी कुछ अलग ही अजीब तरीके से मामला हो गया कि वो फिर कुछ और चला गया तरफ मामला, लेकिन जो हुकूमती मामला है वो क्यों नहीं उस तरह से हो रहा। राना सनाउल्लाह साहब आज भी कह रहे हैं, बट ही अपेरेंटली लुक्स हेल्पलेस समहाउ एट समवेयर एट सम पॉइंट। देखिए आपने बात की कि हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही। अब हुकूमत कोई जो है वो ये शहनशाह तो है नहीं कि फर्द वाहिद की हुकूमत है और इसमें कोई और पावर शेयरिंग नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे हुकूमत चंद महकमों को, चंद इदारों को इकट्ठा करके ही हुकूमत बनती है ना। आप देखें उसमें पार्लियामान भी आती है, उसमें अदलिया भी आती है, उसमें आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी आती हैं, उसमें ये सारे जब मिलते हैं तो फिर हुकूमत बनती है। उसमें आप फौज में ही अगर आप एस्टेब्लिशमेंट में देख ले तो किस हद तक उसकी पेनिट्रेशन थी, किस हद तक फौज के अंदर से जो अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयां हुई। तो इसी तरह बाकी जगहों पर भी उसके मोरे, उसके वो सारा कुछ तो बैठे हैं। अब सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी, बिल्कुल हुकूमत की पहली जिम्मेदारी है कि वो इस किस्म के जो क्रिमिनल हैं, जो नेशनल क्राइम करते हैं, उनके साथ निपट रहे। तो वो अब बाकी इदारों को भी चाहिए कि वो हुकूमत का साथ दें और कम अज कम इस हद तक तो जरूर साथ दें कि वो एक मंतकी अंजाम तक उसे पहुंचा सकें। हाँ, क्योंकि देखिए ना, अब माजी की हुकूमत में ज़दाई साहब अरेस्ट हुए, उससे पहले नवाज शरीफ साहब अरेस्ट हुए, मतलब जो जिसके ऊपर जो केसेस बनते थे और कहा जाता था कि जी ये है गलत और करप्ट और एवरीथिंग लाइक, तो वो अरेस्ट होते थे और फिर वो जेल भी गुजारते थे। और अगर चूंकि हुकूमत क्लेम करती थी, अब मौजूदा सूरत में आप लोग हुकूमत में हैं, क्लेम कर रहे हैं, तो फिर क्लेम कर रहे हैं तो उसका कुछ एक्शन भी होना चाहिए ना।
ये तो नून लीग से अगर कोई दोस्त आपके साथ हो तो वो ज्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हम तो हमेशा विक्टिम रहे हैं, अदालतों के भी रहे हैं, हुकूमत के भी रहे हैं। हमारे खिलाफ तो 11-11 साल तक कोई जुर्म जो है वो प्रूफ नहीं हो सका, और इसके बावजूद आज तक हमें बेगुनाह नहीं माना गया या तस्लीम किया गया। बेशक हमें उनके अदवार में उनकी अदालतों ने बाइज्जत बरी किया। मेरे साथ थे भी शेख रुहेल असगर साहब थे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली चूंकि वो कहीं पे थे रास्ते में, मेरे ख्याल से उनसे हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया, वरना उन्होंने जवाब देना था इस बात का। मैंने उनसे पूछना था, उनसे भी कुछ सवालों के जवाब दिए, लेकिन चूंकि प्रॉपर कनेक्शन नहीं था तो इसलिए मुझे ड्रॉप करना पड़ा मजबूरन, वरना मैं यही सवाल उनसे भी करने जा रही थी। जी बिल्कुल। अच्छा चले, मुझे थोड़ा सा क्विकली ये भी बता दीजिएगा हसन मुर्तज़ा भाई के ये जो इस वक्त हुकूमत इस्लाहात की बात कर रही है, सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात के लिए तरमीम पर जो मुत्तफ़िक हो रही हैं, इसमें क्या होने जा रहा है? और क्या वो जो 8 अगस्त की बात है, जो 2 बड़ों की बात हुई शहबाज शरीफ साहब की और ज़रदारी साहब की, जिस पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि जी 2 बड़ों के फैसला हो चुके हैं, वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म के लिए भी हमसे नहीं पूछेंगे, हमसे मुशावरत नहीं हुई है, तो क्या उस हवाले से भी डिसीजन हो गए हैं या इट्स पेंडिंग, स्टिल पेंडिंग? नहीं, देखिए अभी तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ। जब डिसीजन होगा तो वो तो फौरन सामने आएगा, और इस किस्म के जो डिसीजन हैं वो होते भी टाइम पर ही अनाउंस हैं, क्योंकि वो सारी उसी पे ही आजकल टॉक शोज भी होंगे, उसी पे डिबेट भी हो रही होगी, तो वो कोई महीना पहले तो मेरा नहीं ख्याल कि वो हो पाएंगे। वो तो एक आधा दिन ही पहले जो है वो होगा। और देखिए आपका वो दूसरा जो सवाल का हिस्सा था, काइंडली अगर रिपीट कर दें तो। जी मेरा वो था कि वो ये इंतखाबी इस्लाहात के लिए तरमीम पर जो मुत्तफिक हुए। जी बिल्कुल, इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए जी। इंतखाबी इस्लाहात जो हैं उसमें क्या क्या है, उसमें क्या अंडर ऑब्जर्वेशन है या इस वक्त अंडर कंसीडरेशन है? उसमें तो जो इंतखाबी अमल है उसको शफाफ बनाने के जो चीजें वो बिल्कुल होनी चाहिए। उसमें तो कोई ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं चाहता कि ना हो, सारे चाहते हैं इंतखाबात शफाफ हो। उसमें हम लोग तो विक्टिम हैं, हम तो कहते हैं हमारे साथ तो आरोज इलेक्शन हुए, हमारे खिलाफ तो पता नहीं क्या कुछ होता रहा है। हमारी 2018 में पीपल्स पार्टी सारी प्री पोल रिगिंग हुई, सारी पीपल्स पार्टी तोड़ के रख दी गई। 30-40 लोग जो है वो इलेक्शन से पहले पंजाब में से निकाल लिए गए। फिर एक परसेप्शन कायम हो जाती है कि जी आने वाली हुकूमत किसकी बन रही है, और लोग फिर उसी तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे नजरियाती सियासत तो अब बड़ी कम रह गई है। मफादात की सियासत है, पावर पॉलिटिक्स है, लोग पावर की तरफ भागते हैं, जहां वो देखते हैं कि ताकत है वहीं पे वो माथा टेक देते हैं। एक और बात आपने कही कि शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे जी कि हमारे से तो किसी ने पूछा ही नहीं है इंटरम सेटअप के लिए। भाई आप इररेलेवेंट हैं, आपसे किसने पूछना है? राइट ये मुतालबा कर रहे हैं, आप तो इस सिस्टम के ही खिलाफ है। आपने तो इस सिस्टम को करप्ट और रबर स्टैंप कह के इसे पार्लियामान की तस्दीक करके रिजाइन करके यहाँ से गए हुए हैं। आपसे तो बनता ही नहीं है पूछना। ये तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो ऑपोजिशन लीडर है या जो लीडर ऑफ द हाउस है, ये तो उनका डिसीजन होना है। आप बीच में से कहाँ से आ गए? आप तो अभी फिलहाल अपने मुकदमात भुगतो, आप फिलहाल अपनी करप्शन का जवाब दो जो आपने 4 साल में इस मुल्क को लूटा है। आपने इस मुल्क की गवर्नेंस जो है वो कौड़ियों के भाव बेचते रहे हैं। आप गोगी का हिसाब तो दे लो। आपने तो अभी काफी सारे हिसाबात चुकता करने हैं। आप अभी हुकूमतें बनाने का भी कह रहे हो कि हमने वजीर आजम का हमारे से पूछा ही किसी ने नहीं। आपका तो शायद इलेक्शन में भी कोई ना पूछे। अच्छा चले ठीक हो गया है, सही है। मैं आपकी तरफ आऊँगी, जावेद अहमद चौतारी साहब आपकी तरफ आऊँगी। नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार भी हमें ज्वाइन किया हुआ है जी। उन्होंने भी सर ये जो आज चीफ जस्टिस साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, खासतौर पे साने 9 मई के हवाले से। उन्होंने कहा है कि बिलाशुबा हमले संगीन है, लेकिन ऐसे हमले कभी नहीं हुए, लेकिन ट्रायल मुनसिफाना होना चाहिए।
जबकि अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि 9-10 मई को सोचे समझे मंसूबे के तहत हमले किए गए। मुजाहिदीन ने कोर्ट कमांडर हाउस के अंदर मस्जिद पर भी हमला किया है। बट क्या आप सो फार आप चूँकि ऑब्जर्व कर रहे हैं, नायब सदर है सुप्रीम कोर्ट बार के, आपकी तो नज़र से सारी चीज़ें गुजर रही हैं लम्हा ब लम्हा, क्या आप देख रहे हैं कि हुकूमत और अटॉर्नी जनरल ख़ास तौर पे अपने जो बयान है, जो मौक़िफ़ है, जो अपने उनके साइड की जो स्टोरी उसको स्ट्रॉन्गली वहाँ कन्वे करने में और उसको बनाने में और उसको इंडोर्स कराने में कामयाब हुए? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, मिलिट्री ट्रायल और सिविल कोर्ट ट्रायल के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मिलिट्री ट्रायल कब होता है कि जब कोई ग्रोह, जब कोई इदारा, जब कोई मुनज़्ज़म ग्रोह हमारी पाकिस्तान की, रियासत पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सरहदों के ख़िलाफ़ काम करे। नंबर 1, हमारे रियासती इदारों की साख को नुकसान पहुँचाए, उनको बराह रास्त नुकसान पहुँचाए। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वज़ीरिस्तान में चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, जिसके अंदर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और मज़ीद दहशतगर्द भी मारे जाए, जिन्होंने बाकायदा मुनज़्ज़म तौर पर रियासत के ख़िलाफ़ असलहा उठाया हुआ है और डेली रियासती इदारों पर, रियासती फोर्सेस पर हमले कर रहे हैं। अगर उनका ट्रायल जाकर जाता है और मिलिट्री कोर्ट में जाता है तो उसकी एक वजह होती है। सवाल ये होता है कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल क्यों जाता है और सिविल ट्रायल कोर्ट में ट्रायल क्यों रहता है। एक आम शहरी है जिससे कोई गलती सरजद होती है, जुर्म सरजद होता है, जिसको हम कहते हैं मुबैना जुर्म सरजद होता है, और वो जुर्म जिसमें क्रिमिनल मंजरिया शामिल ना हो, जैसे एक मुनज़्ज़म ग्रोह काम ना कर रहा हो रियासत के ख़िलाफ़, हम उसका मुकदमा चलाते हैं सिविल कोर्ट के अंदर। सिविल कोर्ट में चलाते हैं कि उस मुलजिम को सिविल कोर्ट में लाने में, उसके लोगों से, उसके ग्रोह से, उसके मामला से कोर्ट्स की सलामती को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। और सिविल जजेस जो हैं, जो हमारे क्रिमिनल साइड के जजेस हैं, जो क्या कहते हैं सेशंस कोर्ट हैं, मैजिस्ट्रेट हैं, इनकी सलामती को ख़तरा, इनको किसी किस्म का खौफ नहीं है। मिलिट्री कोर्ट के अंदर जब हम लेकर जाते हैं केस को, तो इसलिए लेकर जाते हैं कि मुलजिम को हम पब्लिकली मूव नहीं करते, कैंट एरिया में रखते हैं, और कैंट एरिया के अंदर जब दाखिल होते हैं तो 1-1.5-2 किलोमीटर के बाद कोर्टें मौजूद होती हैं और एक कैप्टन उनकी हिफाजत के ऊपर सिक्योरिटी पे मामूर होता है। 5 आदमी उसमें जजेस होते हैं, जिसमें वकील होते हैं, प्रोसिक्यूटर होते हैं, जजेस होते हैं, एक ज्यूरी होती है, वो काम करती है, फैसला कर रही होती है। सिविल कोर्ट्स के लिए जो चीफ जस्टिस साहब की बात कर रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का अपनी ऑब्जर्वेशन है वो ये है, कोई कहती है कि क्या आपको सिविल कोर्ट पर एतमाद नहीं है कि ये इन लोगों को इनके खिलाफ शहादत आएगी तो इनको सजाएं नहीं देंगी। अगर इस बात का जवाब आप देते हैं कि क्या जो हमारी अदालतें, आईनी अदालतें, उनसे आपको एतमाद नहीं है, तो या तो ये बात कहते हैं हम पे एतमाद नहीं है, कि हम इन कोर्टों पे एतमाद नहीं, ये मुल्ज़िमान को छोड़ देंगे, ये दहशतगर्दों से या मुल्ज़िमान से मिले हुए या उन लोगों से मिले हुए हैं जो हमारे रियासती इदारों के ख़िलाफ़ काम करते हैं, उनकी सलामती के ख़िलाफ़ काम करते हैं। मिलिट्री कोर्ट पर केस चलाने के लिए इसरार क्यों किया जाता है? क्या आप ही को इख्तियार है सज़ा देने का? क्या आप ही की अप्रोच अच्छी है? क्या आपका जैक ब्रांच ही ज़्यादा कानून को पढ़ा हुआ है? एक जज सुप्रीम कोर्ट का जो 60-65 साल की उम्र में रिटायर होता है, 25 साल की 26 साल की उम्र में अपॉइंट होता है कोर्ट के अंदर, या उसके बाद 40 साल की उम्र में हाई कोर्ट का जज बनता है, उसके बाद उसका एक तजर्बा होता है, आप उसको कहते हैं कि नहीं जी आपकी कोर्ट पे हमें एतबार नहीं है। ये भी नहीं कह रहे अटॉर्नी जनरल साहब या कि वो हमें एतबार नहीं है आप पर। तो इस बात को, इस सिस्टम को या तो ये कह दें कि सारी कोर्टें जो है नाअहल हैं, इन पर हम ये दहशतगर्दों के साथ मिली हुई हैं, ये कानून शहादत पर अमल नहीं करती, ये CRPC पे अमल नहीं करती, जो लॉज़ हैं, जो दीगर पिनल लॉज़ हैं उन पर अमल नहीं करती, अपनी मर्ज़ी चलाती हैं, फरमाने शाही जारी करती हैं, जिसको चाहे छोड़ देती हैं, जिसको चाहे बंद कर देती हैं। तो हमारे एक प्रोसीजर है, अगर एक ट्रायल कोर्ट किसी को छोड़ देती है तो आप हाई कोर्ट के अंदर अपील में जाते हैं, एक्यूटर अपील में। हाई कोर्ट अगर छोड़ देती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। इन सब चीज़ों को करने का आपको इख्तियार है। और फिर आप ये कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो और अपील हाई कोर्ट सुने, तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ लोगों को सरेदस्त सज़ा देना चाहते हैं जो कि सिविल लॉज के आइन के ख़िलाफ़ है। अगर आप समझते हैं कि ये आदमी मुलजिम है तो उसको प्रोसिक्यूट करें। रेंजर्स के अपने प्रोसिक्यूटर आज भी हमारे यहाँ दहशतगर्दी आदमी पेश होते हैं। जैक ब्रांच पूरी इस मामले को नज़र रखती है, अपने गवाहों को नज़र रखती है। और मैं समझता हूँ कि 9 मई के वाक़यात पे जितना प्रोसिक्यूशन ने शवाहिद जमा किए हैं, इन शवाहिद की रोशनी में कोई भी जज उनको बरी नहीं कर सकता।
ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ आज एक और मामला है ना, साइफर का मामला आया है, और आपने ऑफ कोर्स आपकी नज़र से गुजरा होगा, उसके ऊपर भी बयान हल्फी रिकॉर्ड हो चुका है, हुकूमत भी कह रही है और आज राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं खान साहब को गिरफ्तार करें, साइफर भी बरामद करें। एक चेयरमैन जो पीटीआई है उनके वकील का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। वो ये कहते हैं कि जी इस सारी सिचुएशन में कि जो गैर मुल्की सफ़ीर हैं उन्होंने साइफर की तस्दीक की है, और उनका ये भी कहना है शेर अफजल मरवत साहब का कि साइफर जो है वो काबीना के सामने भी लाया गया था, उसको मिनट्स में शामिल भी किया गया है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जी आज़म खान के बयान की हकीकत तो अभी तय होना बाकी है, क्योंकि आज़म खान जो है वो 17 जून से लापता है, उनकी गुमशुदगी का मुकदमा भी दर्ज है। वफाकी पुलिस उन्हें तलाश करने में ताहाल नाकाम है। वफाकी हुकूमत पहले तो ये बताया कि वो है किसकी तहवील में, तो ये तो एक नया पंडोरा बॉक्स, इधर से आ रहा है उधर से कुछ आ रही है बात। आप आईनी और कानूनी नज़रिए से कैसे देखते हैं सारे मामले को? देखिए 164 सीआरपीसी जिसको दो चीज़ों को बहस करता है, एक मुलजिम के इकबाली बयान को और एक गवाह के बयान को। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज़म साहब इसमें मुलजिम है या गवाह है। अगर गवाह का बयान होना है तो इसके ऊपर क्या साइफर पे कोई मुकदमा कायम हो चुका है या कोई एफआईआर कटी है, ये मेरे इल्म में नहीं है। अगर आप मेरी मदद करें तो कोई एफआईआर कटी है, अगर कोई एफआईआर कटी नहीं है, कोई मुकदमा नहीं हुआ, तो एफआईआर और मुकदमे के बगैर किसी का 164 का बयान हो कानूनी तौर पर हो नहीं सकता। और जिस तरह उन्होंने कहा है कि ये हमें बयान करें कि वो गिरफ़्तार कब हुए, कब उनका रिमांड लिया गया है, किस मुकदमे में रिमांड लिया गया है, और जिस मुकदमे में रिमांड लिया गया है उसका इस 164 से ताल्लुक़ क्या है, इस साइफर से ताल्लुक़ क्या है। या तो ये है कि आप साइफर वाले केस में आज़म खान साहब को गिरफ़्तार करें, उनके इंटरोगेशन बनाएं, एक बाकायदा दरख्वास्त दी जाती है मजिस्ट्रेट के पास कि ये फ़लाना मुलजिम है, ये अपना इकबाली बयान रिकॉर्ड करना चाहता है, आप हमें टाइम दें। मजिस्ट्रेट साहब उस दरख्वास्त का ग्रांट करते हैं, उसके बाद मुकर्ररा दिए हुए टाइम पर उसको पेश किया जाता है आदमी को। अब उसकी मर्ज़ी है वो उसमें इकबाल कर रहा है या किसी चीज़ को लेकर आ रहा है। एक इनकल्पेटरी स्टेटमेंट कहलाता है, एक एक्सपेल्ट्री कराता है। एक्सपेल्ट्री ये कहलाता है कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, फ़लाना शामिल है, और इनकल्पेटरी वो होता है कि मैं भी शामिल हूँ और फलाना भी शामिल है। अब उनका जो बयान ये कहते हैं कि ये मैं इस तरह का बयान दे रहा हूँ, तो वो बात ये है कि उस बयान में इनकल्पेटरी है या एक्सकल्पेटरी है। वो जब बात सामने आएगी कि आपने लिया किस मुकदमे में, किस हैसियत में लिया है, सीआरपीसी 164 की तारीफ को पूरा पहुँचता है या नहीं पहुँचता, अदरवाइज़ तो इस बयान की कोई हैसियत नहीं। लेकिन 164 का जो बयान होता है उसकी एक लीगल वैल्यू होती है। कब होती है? जब उसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाए। किसी भी शख्स का इकबाली बयान उस वक्त तक काबिल अदखाल शहादत नहीं होता, उसका एक हिस्सा तो होता है, शहादत का नहीं होता जब तक उसको दूसरे शवाहिद कॉरोबरेट ना कर रहे हो। अब इसमें राना सल्लल्लाहु साहब का ये कहना कि खान साहब को गिरफ़्तार किया जाएगा और उसके साइफर के मामले में किया जाएगा, दीगर मामले में किया जाएगा, तो हमारे यहाँ सीआरपीसी इस बात के लिए कतई मना करता है कि गैर ज़रूरी तौर पर किसी को गिरफ़्तार ना किया जाए, ता वक्त ये कि उसका मुल्क छोड़कर भागने का अंदेशा ना हो। अच्छा चलें जी, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि साइफर तहकीकात में एफआईए ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को 25 जुलाई को तलब भी कर लिया है जी, तो ये नई डेवलपमेंट भी आ गई। हाँ, तलब कर सकते हैं इसके अंदर। अब साइफर की तहकीकात कौन सा इदारा कर रहा है, एफआईए कर रहा है या पुलिस कर रही है या कोई और इदारा कर रहा है, इसके जब किसने बुलाया इनको भी, एफआईए कर सकती है, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट की सतह का मामला है। वही मैं आपसे इस पे खत्म हो गया था जिसके बाद ये हुआ है जी। मैंने आपसे कहा ना कि आप तफ्तीश में बुलाने के लिए 160 का नोटिस दे सकते हैं, मुलजिम को आके अपनी सफाई में पेश करें और अपना बयान करें, हमारी ये बातें आप पर हैं। अगर मुलजिम कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं देता या किसी मामले में ताउन नहीं करता तफ्तीश में, फिर आप दरख्वास्त देते हैं कोर्ट को कि जी हमें इसकी गिरफ्तारी मकसूद है, अगर नहीं होगी तो हमारी तफ्तीश डैमेज होगी। ठीक हो गया। आपकी तरफ आऊंगी हसन मुर्तज़ा भाई, आपको आवाज़ आ रही है? हसन मुर्तज़ा साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। हसन साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। अच्छा, ये नई डेवलपमेंट है कि एफआईए अब करेगा, 25 जुलाई को तलब भी कर लिया और तहकीकात भी होगी, लेकिन दूसरी जानिब जो वकील हैं पीटीआई के, उन्होंने कहा है कि जी आज़म साहब तो लापता हैं और वफाकी हुकूमत तो पहले जवाब दे दे कि भाई वो हैं किधर। ये जो उनके बयान के बारे में बात हो रही है तो अभी इसकी तस्दीक भी होना बाकी, क्योंकि वो मंजर आम पर तो आया नहीं है। तो ये तो अब वहाँ से तो ये बात आ रही है। और क्या हुकूमत को मालूम है कि ये जो सारा मामला हुआ है
ये किस तनाजुर में, और क्या ये हुकूमत की अंडर सुपरविजन ही हो रहा है कि हुकूमत की नॉलेज में सारी चीज़ें कि क्या है क्या नहीं? बिल्कुल जी, ये उनकी दुरुस्त बात है कि उनका अता पता कोई नहीं है। ये बिल्कुल उनका पता भी करें, और बयान की जो है वो उसकी बिल्कुल इनको पूरा हक है। ये कोर्ट्स मौजूद हैं, बाकी जगहें हैं, वहाँ जाएं। ये बड़ा कोई सीरियस मैटर है। ये इस किस्म का नहीं है कि इसको महज हम एक टॉक शो की बुनियाद पर समझेंगे कि ये आजम खान साहब या इमरान खान साहब गुनहगार हैं या बेगुनाह हैं, या वो नहीं है। इसकी तहकीकात होना जरूरी है, कानूनी तकाजे जो हैं वो पूरे होने जरूरी हैं, और इसमें किसी को भी अनहर्ड जो है, हम तो नहीं कहते कि उसको सजा हो, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो, पूरी तहकीकात हो। बड़ा ही संजीदा और संगीन मसला है। इसको इस तरह लेना मैं नहीं समझता कि वो दुरुस्त है। इनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दुरुस्त हैं। ये बिल्कुल इस चीज़ का मुतालबा कर सकते हैं कि उसके तक कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। आजम खान का भी ये हक रखते हैं कहने का। कोई भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कभी भी मौक़िफ़ नहीं रहा कि हम किसी को भी ये, क्योंकि हम खुद विक्टिम हैं, हमारे साथ ये सारा कुछ होता रहा। आप 70s जो है, लेट 70s में जाएं, 80s में जाएं, तो पीपल्स पार्टी के साथ कौन सा जुल्म नहीं हुआ, और इन्हीं इदारों ने किया है। वो चाहे भुट्टो साहब का अदालती कत्ल हो, चाहे जनरल जियाउल हक साहब का जो भुट्टो साहब के खिलाफ coup था वो हो, सारा कुछ हमारे खिलाफ होता रहा। हमारा तो सिर्फ इतना ही गुजारिश है कि इस तरह से मुल्क नहीं चलते कि आप गाली गलौच, आप लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन, आप झूठ की बुनियाद पर, ये नहीं होना चाहिए। बाकी जो किसी के साथ भी होगा तो हम तो कम से कम उसकी जरूर मजम्मत भी करेंगे और कहेंगे कि ये गलत हो रहा है। कानूनी तकाजे पूरे होने चाहिए, इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। आदमी को बिल्कुल उसकी सफाई का मौका देना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, लोग कहें कि ये फैसला दुरुस्त हुआ है। ठीक हो गया है। जावेद साहब, बस वन लास्ट कमेंट आपसे भी चाहूँगी इसी पे कि ये अब चूँकि दोनों तरफ के जवाबात आ रहे हैं, तो इस सारी सिचुएशन में अगेन फिर ये कोर्ट्स की तरफ ये मामला जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एफआईए तो करेगा, लेकिन क्या एफआईए और जब जहाँ नैब की बात आती है वहाँ पे लोगों की जो एतमाद का मामला भी है वो उस तरह से ट्रांसपेरेंट आपको नज़र आता है? ये तो मुझे आजम साहब का जो बयान है वो तो ऐसा लगता है कि किसी पॉप के सामने आके किसी ने कन्फेस कर लिया हो कि मुझसे ये बात हो गई। अच्छा। एक चीज़ की एफआईआर नहीं है, मुकदमा नहीं है, उसके 164 की हैसियत कोई नहीं है। और वो मुझे हैरत हो रही उन मजिस्ट्रेट साहब पे जिन्होंने 164 का बयान रिकॉर्ड किया। अभी तक तो नाम भी नहीं आ रहा, अदालत का नाम भी नहीं आ रहा, हवा में तीर चल रहा है। ये हम सब बातें हवा में कर रहे हैं, अभी तक कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। लिहाजा इन सब बातों में जब तक मुकदमा ना हो, कोई चीज़ ना हो, कोई बात नहीं है। अगर कोई बात होती है, कोई चीज़ हम समझते हैं कि रियासत के ख़िलाफ़ है तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर रियासत के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं है, उसकी कानून कार्रवाई पूरी नहीं कर रहे, तो कानून मोम की नाक हमारे यहाँ बनी हुई है। 50 ऑर्डर मौजूद है हमारे पास, दीगर चीज़ें मौजूद हैं। क्या किस तरह अमल हो रहा है? आज वो वक्त आ गया है कि हमारे यहाँ के अदालत के अंदर जजेस खौफजदा हैं, दीगर खौफजदा हैं कि एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर पे कंप्लाइंस नहीं होती, एक की ज़मानत होती है, उसको बंद कर देते। हम सब आवाम हैं, आज किसी के साथ हो रहा है, कल हमारे साथ हो रहा है। मुझे हैरत इस बात की होती है कि जो पार्टी इक़्तिदार में होती है, हर पार्टी कहती है कोर्ट्स मौजूद हैं, और जब इक़्तिदार में नहीं होती वही आवाम, वही लीडर कहते हैं कि कंगरू कोर्ट्स है, ये फ़लाना कोर्ट्स है, ये फ़लाना कोर्ट्स है, ये फ़लाना कोर्ट्स है। कोर्ट को एक तख्ता मश्क बना देते हैं। मेरी दरख्वास्त है, कोर्ट को हम इदारा है, इसको हम एहतराम करें, इन कोर्ट को मजबूत करें। आपको भी इंसाफ मिलेगा, हमें भी मिलेगा, और हर एक को मिलेगा, कानून के मुताबिक मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद अहमद चताई साहब आपका, सैयद हसन मुर्तज़ा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों मौजूद मेहमानों को भी शुक्रिया। इससे पहले शेख साहब थे भी हमारे साथ, अब उन्होंने का मौक़िफ़ भी समझा। नाज़रीन, पॉलिटिकली और चाहे हम देखें आइनी और कानूनी तरीके से, दोनों तरीके से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी कि चीज़ें बेहतर डायरेक्शन में जाएं। और इकॉनमी तो वैसे ही हमारे पास इतनी शार्टेड हुई भी, अगर हम हर फ्रंट पे चीज़ों को डिस्टर्बेंस की तरह से ही रखेंगे और उसको प्रॉपर वे में नहीं लेके चलेंगे तो फिर डायरेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगी, एक प्रॉपर वैल्यूएबल डायरेक्शन देना। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान रेसिपी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान।